स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ गिवन है कार की, दैट इज 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, internal resistance को हम small r से represent कर रहे हैं and its value is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? We have to find the value of maximum current here. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेल ले रहे हैं whose EMF हमें कितना गिवन है 12 वोल्ट and its internal resistance is 0.4 ohm. These are the terminals of the cell. अब maximum current कब drawn होगा from this cell? When the terminals of the cell or when the cell is short circuited. Means हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंबाइन कर दें, उस केस में हमारा करंट मैक्सिमम नहीं होगा, इट डिक्रीजेस। करंट क्या हो जाएगा उस केस में, डिक्रीज करेगा। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, और आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। करंट, मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट इज इक्वल टू ई बाय आर। ई की वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.4 ओम। डेसिमल हटाएंगे हम, इट बिकम्स 120/4। द आंसर इज 30 एम्पियर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 30 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। ईएमएफ हमें गिवन है 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm. Internal resistance is 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of battery when the circuit is closed? पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सेल गिवन है whose EMF is 10 वोल्ट and its internal resistance is 3 ohm. Then यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करना है लाइक दिस। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस R and also the terminal voltage of the battery. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो ये वाले रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हमारी इस केस में क्या बनेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, करंट की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, R प्लस आर। फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स E बाय आई। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स E बाय आई। E की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज 10 वोल्ट एंड करंट इज 0.5 एम्पियर। डेसिमल हटाएंगे हम, इट बिकम्स 100/5। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स 20 ओम। R प्लस आर किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 20 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें गिवन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल r की वैल्यू पुट कर रहे हैं। स्मॉल r इज 3 ओम, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल is equal to 20 ohm. The external resistance capital R becomes 20 minus 3, which is equal to 17 ohm. This is the first part of our question. Now we have to find the terminal voltage of battery when the circuit is closed. जब circuit closed है तो terminal voltage V किसके इक्वल होगा, it is equal to IR. करंट हमें गिवन है, करंट इज 0.5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया है, रेजिस्टेंस इज 17 ओम। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स 5/10 into 17. The answer is
85 by 10 which is equal to 8.5 volt. Terminal potential difference is equal to 8.5 volt. Third question is, three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? हम यहाँ पे पहले हमारी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. थ्री रेजिस्टर्स आर गिवन विच आर combined in the series combination. First is of 1 ohm, second is of 2 ohm and third is of 3 ohm. What is the total resistance of the combination? जब रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी सिंपली ऐड दोज रेजिस्टेंसेस. Equivalent resistance becomes R1 plus R2 plus R3. It becomes equal to 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm. Equivalent resistance of the circuit becomes 6 ohm. This is the A part of our question. Now B part is, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain potential drop across each resistor. फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमें ये कॉम्बिनेशन गिवन है इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं विच इज ऑफ whose EMF is of 12 volt, whose EMF is of 12 volt. Now we have to find potential drop across each resistor. जब रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू दी होल सर्किट, ठीक है. हर एक रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. बट पोटेंशियल हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वेरी करेगा. लेट फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल हम ले रहे हैं V1, सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस हम पोटेंशियल ले रहे हैं V3. Now, what is the potential of this whole circuit? इस पूरे सर्किट की EMF हमें कितनी गिवन है? 12 वोल्ट. Now using Ohm's law. Now using Ohm's law. करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट. V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 12 अपॉन R इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 6 ओम. करंट बिकम्स, करंट कितना है थ्रू ईच रेजिस्टर? इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. करंट इज 2 एम्पियर. नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across this resistor, first resistor, which is equal to V1. Again using Ohm's law, V1 is equal to I into R1. Current is 2, resistance is 1. It is 2 volt. Now the potential drop across second resistor, again by applying Ohm's law, it is 2 into 2, which is equal to 4 volt. Now the potential drop across third resistor, that is V3, which is equal to IR3. It becomes 2 into 3, which is equal to 6 volt. These are the potential drops across first, second and third resistor. I hope सबको ये question clear होगा. Fourth question is, three resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले हम क्या करें, थ्री रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर रहे हैं लाइक दिस. These all three resistances are connected in parallel like this. Clear? First resistance is of 2 ohm, second is of 4 ohm and third is of 5 ohm. Now what is the total resistance of this combination? पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 हमारे पास है 2 ohm, R2 is 4 ohm and R3 is 5 ohm. LCM लेंगे हम 2, 4 and 5 का, it becomes 20. LCM becomes 20. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 plus 5 plus 4 which becomes equal to 19 by 20. ये किसकी वैल्यू आई है? This is the value of 1 by RP. The total resistance in parallel combination, that is RP, which becomes 20 by 19 ohm. This is the A part of our question.
Next, in B part, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट बैटरी के साथ कंबाइन कर रहे हैं लाइक दिस, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमिन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। लेट कर रहे हैं हम बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, आई। जब ये करंट आई इस पॉइंट पे आएगा तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। इस ब्रांच में कितना करंट है, I1, सेकंड वाली में I2, थर्ड में I3। इस पॉइंट पे तीनों कंबाइन हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 अगेन बिकम्स I। तो सेल में से जितना करंट हम ड्रॉ कर रहे थे उतना ही उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। In parallel combination, we know that potential across each resistor remains same. Now by using Ohm's law, what is the value of current through first resistor, that is of 2 ohm? I1 is equal to V by R1। V हमें कितना गिवन है, पोटेंशियल इज 20 वोल्ट अपॉन R1 is 2 which becomes 10 ampere, this is I1। now for I2, again using Ohm's law, I2 is equal to V by R2। V कितना है 20, R2 हमें कितना गिवन है 4, it becomes 5 ampere। and I3, again applying Ohm's law, which becomes equal to V by R3। V is 20 and R3 is 5, it becomes equal to 4 ampere। These are the values of current through first, second and third resistor। Now we have to find the value of total current drawn from the battery। The total current drawn from the battery is I। I किसके इक्वल है, I is equal to I1 plus I2 plus I3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल करंट किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 हमारे पास क्या है, I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I2 इज 5 एम्पियर, I3 इज 4 एम्पियर। 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर becomes 15 एम्पियर, 15 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर becomes 19 एम्पियर। Total current drawn from the battery is equal to 19 ampere। This is the solution of our fourth question। Clear? Question number 5 is, at room temperature, that is 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm। रूम टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड रेजिस्टेंस एट दिस रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 ओम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, लेट कर लो टेम्परेचर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं T। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर T कितनी गिवन है हमें, इट इज 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टर इज 1.70 into 10 raised to power -4 पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1.70 into 10 raised to power -4 पर डिग्री सेल्सियस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट का, दैट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, RT माइनस R27, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स। हमें इस क्वेश्चन में T की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला T minus 27 is equal to RT minus R27 upon R27 into अल्फा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
नाउ ऑन सॉल्विंग दिस t माइनस 27 इज इक्वल टू आर टी हमें कितना गिवन है, इट इज 117 माइनस रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज 100 ओम अपॉन रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इट इज 100 ओम इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, 117 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 17 अपॉन 100 इंटू, ये वाला अगर हम डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इंटू 17 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 10 की पावर 3 जिसको हम 1000 लिखते हैं, ठीक है। नाउ द टी बिकम्स, ये -27 इधर आके क्या हो जाएगा +27, इट बिकम्स 1000 + 27 विच इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। Sixth question is, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. Length of wire is 15 meter and uniform cross section. Area हमें given है 6 into 10⁻⁻7 meter square and its resistance. Resistance is 5 ohm. What is the resistivity of material at temperature of experiment? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर हमें कोई भी वायर गिवन हो जिसकी लेंथ एल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। फ्रॉम दिस फॉर्मूला द रेजिस्टिविटी बिकम्स रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। Now putting the values of all these terms, resistivity is equal to resistance R which is 5 ohm into area, area is 6 into 10⁻⁻7 meter square upon length of wire which is 15 meter। 5 के टेबल पे से कट कर देंगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, the resistivity is 2 into 10⁻⁻7 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, ओम मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th इज, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at this temperature and a resistance of 2.7 ohm at this temperature. Determine temperature coefficient of resistivity of silver। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस, कितनी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू 2.1 ओम। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2.7 ओम। वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। अल्फा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। Now we apply the formula of temperature coefficient. Alpha is equal to change in resistance. Alpha is equal to change in resistance which is equal to resistance at 100 degree Celsius minus resistance at 27.5 degree Celsius upon original resistance into change in temperature. Into change in temperature क्या होगा, that is equal to 100 minus 27.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2.7 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2.1 ओम अपॉन 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5 विच इज इक्वल टू 72.5 which is equal to 72.5. 2.7 minus 2.1, 2.7 minus 2.1 is equal to 0.6 upon 2.1 into 72.5। डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ पे 0.6 का और 2.1 का, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 10, 2.1 का 10 और ये 0.6 का 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 इंटू, ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे 10/21 इंटू 725। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 60/725, 60/725 जब 5 के टेबल पे कट करेंगे 12 5 जा 60, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 145। 21 को और 12 को 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। नाउ इट बिकम्स 4/7 into 145. 7 into 145 becomes 1015. Now we convert it into decimal form. जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0039 per degree Celsius. What are the SI units of alpha? Temperature coefficient के units क्या होते हैं? Per degree Celsius. This is the answer of 7th question. 8th question is a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere. पहले हमें वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट एंड करंट इज 3.2 ampere. Which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. फिर हमें करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, विच इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर. वट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज दिस. जो हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट गिवन है, इट इज एट रूम टेम्परेचर, दैट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस. लेट दिस टेम्परेचर इज टी. इस ये टेम्परेचर हमें नहीं गिवन है तो इसको हम क्या कंसीडर करें, टी. ठीक है. पोटेंशियल वोल्टेज हमें कितनी गिवन है, इट इज 230 वोल्ट. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन वोल्ट इज. टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें कितना गिवन है, इट इज 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस. नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V by I. नाउ this resistance is at 27 degree Celsius, that is at room temperature, which is equal to 230/3.2. Now the resistance, again applying here Ohm's law to find the value of resistance at T degree Celsius. Resistance at T degree Celsius is equal to V by I, that is equal to 230/2.8. By using Ohm's law, we find the values of resistance at these two temperature. Now we apply the formula of temperature coefficient. The formula is alpha is equal to change in resistance, that is equal to RT minus R27 upon original resistance, that is R resistance at 27 degree Celsius into change in temperature. Change in temperature is equal to T minus 27. Now we put the values of all these terms. We have to find the value of T here. We can write it as T minus 27 is equal to RT. Resistance at T temperature is 230/2.8. Decimal हटा ले, it becomes 2300/28 minus resistance at 27 degree Celsius, it is equal to 2300/32 upon the value of resistance at 27 degree Celsius is 2300/32 into alpha. alpha की वैल्यू हमें गिवन है, that is equal to 1.70 into 10⁻⁻4. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2300 को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर से. इट बिकम्स 2300 इंटू
1/28 माइनस 1/32 अपॉन में हमारे पास है 2300 इंटू ये 32 डिनोमिनेटर में डिवाइड में, ठीक है, इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इट बिकम्स इन मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁻4। 2300 से 2300 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इट बिकम्स 32 माइनस 28 अपॉन 28 इंटू 32 इंटू 32 डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1.70 इंटू 10⁻⁻4। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। 32 माइनस 28 इट इज इक्वल टू 4/28 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁻4। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 के टेबल पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स 4 7 जा 28, इट बिकम्स 1/7 इंटू डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4, हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इट बिकम्स 10⁻1 प्लस 4 बिकम्स 10⁻5 अपॉन 7 इंटू 17। 10⁻5 अपॉन 7 इंटू 17 इज 119। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा इट इज इक्वल टू 840.33 840.33। This is the value of t minus 27 which is equal to 840.33. Now to find the value of t, -27 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे इट बिकम्स +27, वी कैन राइट इट एज 840.33 प्लस 27, द टेम्परेचर इज 867.33 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिटरमिन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। हमें ये नेटवर्क गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। वी यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ हेयर। फर्स्ट वी टेक द लूप ए बी डी ए, इधर हम क्या लिखेंगे अप्लाइंग Kirchhoff second rule to the closed loop ABDA। पाथ हम ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस ABDA। अब हम क्या करें, जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल में से हम करंट कितना ड्रॉ करवा रहे हैं I, यहाँ पे करंट कितना होगा I होगा। इस पॉइंट पे ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। लेट ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा I माइनस I1, इस ब्रांच में कितना करंट होगा I माइनस I1। टोटल करंट I था, I1 इधर चला गया तो रिमेनिंग क्या होगा I माइनस I1। नेक्स्ट जो ये वाली ब्रांच है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट कर लो I2। यहाँ पे कितना करंट आ रहा था I1, I2 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा I1 माइनस I2। नेक्स्ट इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है I2, इधर से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा I माइनस I1 प्लस I2। इस पॉइंट पे ये दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल। टोटल करंट कितना आएगा I, जितना करंट हम सेल से ड्रॉ कर रहे थे उतना करंट सेल में वापस आ रहा है, ठीक है। तो पहले हमने कौन सी लूप ली है ABDA। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल टू दिस लूप। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं।
इस ब्रांच में हम मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, पाथ एंड करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, इट बिकम्स -10 into I1. नेक्स्ट again current and path is in same direction, it becomes -5I2. फिर इस ब्रांच में DMA, path and current is in opposite direction, so we write it here +5 into I minus I1 is equal to 0. Now we open the bracket, it becomes -10I1 minus 5I2 plus 5I minus 5I1 is equal to 0. -10I1 minus 5I1, it becomes -15I1 minus 5I2 plus 5I is equal to 0. अब हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा देते हैं, it becomes -3I1 minus I2 plus I is equal to 0. Let this equation is equation number 1. Now we apply Kirchhoff second rule to the next loop. Next loop हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, B C D B. Next loop हमारे पास क्या है, that is B C D B. हम ये वाला पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. Applying Kirchhoff second rule to the closed loop B C D B. B पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. In this branch BC, current and path is in same direction, so it is written as -5 into I1 minus I2. Next, in this branch C to D, path and current is in opposite direction, so we write +10 into I minus I1 plus I2. Next, in this branch DB, path and current is in opposite direction, it becomes +5I2 is equal to 0. Now we open the bracket, it becomes -5I1 plus 5I2 plus 10I minus 10I1 plus 10I2 plus 5I2 is equal to 0. -5I1 minus 10I1 becomes -15I1. 5I2 plus 10I2 becomes 15I2 plus 5I2 becomes 20I2. इधर हम क्या लिखेंगे, 20I2 plus 10I is equal to 0. Now divide this equation by 5. 5 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, it becomes -3I1 plus 4I2 plus 2I is equal to 0. This is equal. Now we apply Kirchhoff second rule. Applying Kirchhoff second rule to the closed loop. अब हम कौन सी लूप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो, E A B C E, ठीक है. तो यहाँ पे हम कौन सी लूप ले रहे हैं, E A B C E. वीडियो को पॉज करके आप खुद से अप्लाई करो यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड रूल. क्या इक्वेशन बनेगी, देखो पाथ हम क्या ले रहे हैं, पहले हम मूव कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है. फ्रॉम E टू A हम कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम E टू A. सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव लेंगे, इट बिकम्स +10. नेक्स्ट, देन इन दिस ब्रांच AB, current and path is in same direction, it is written as -10I1. Then in this branch current and path is in same direction, it is -5 into I1 minus I2 which is equal to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 10 minus 10I1 minus 5I1 plus 5I2 is equal to 0. Next,
-10I1 -5I1, it becomes -15I1 + 5I2 is equal to 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल से हम अगर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, इट इज 2 - 3I1 + I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ये वाली रेजिस्टेंस भी कंसीडर करनी थी। पाथ एंड करंट इज इन सेम डायरेक्शन, सो इट बिकम्स -10I। तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं -10I, ठीक है। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी -10I प्लस हो जाएगा हर टर्म में। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2I। अब ये इक्वेशन ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Next, now we have to solve these three equations 1, 2 and 3 to find the values of I, I1 and I2। कैसे solve करेंगे हम यहाँ पे, 1 - 2 इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन अप्लाइंग द रूल 1 - 2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, -3I1 - I2 + I इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, दैट इज -3I1 + 4I2 + 2I इज इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, -3I1 + 3I1 कैंसिल हो जाएंगे, -I2 - 4I2 इट बिकम्स -5I2 + I - 2I becomes -I is equal to 0। Let this equation is equation number 4। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड में से हम थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी अप्लाई 2 - 3। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है -3I1 + 4I2 + 2I इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, पहले हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, -3I1 + I2 - 2I इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, -2 हो जाएगा। +2 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, इट बिकम्स -2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस, -3I1 + 3I1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4I2 - I2 बिकम्स 3I2, 2I + 2I becomes 4I is equal to 2। Let this is equation number 5। This is equation number 5। Now we solve equation 4 and 5। इक्वेशन 4 और 5 को अब हमें सॉल्व करना है, तो उससे पहले हम एक स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 4। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। -4I + 4I कैंसिल हो जाएगा, तो हम I2 की वैल्यू को बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट बिकम्स -20I2 - 4I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, इट इज 3I2 + 4I इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस, जब हम ऐड करेंगे -20I2 + 3I2 इट बिकम्स -17I2, -4I + 4I कैंसिल हो जाएंगे, 0 + 2 becomes equal to 2। From this I2 becomes equal to -2/17 एम्पियर। यहाँ पे करंट हमारे पास क्या आ गया, -2/17 एम्पियर। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि करंट हमारा नेगेटिव कैसे आ गया। देखो I2 करंट इस ब्रांच में से BD, ठीक है, हमने ये वाला पाथ सिलेक्ट किया था, अगर हम ये वाला पाथ सिलेक्ट करते तो करंट हमारा पॉजिटिव आ जाता। ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड I1। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुटिंग I2 इन फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इट बिकम्स -5 इंटू -2/17 माइनस I इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस बिकम प्लस, 5 इंटू 2 बिकम्स 10/17 इज इक्वल टू I हमारे पास क्या आ गया, 10/17 एम्पियर। नाउ टू फाइंड I1, फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम I की और I2 की वैल्यू को पुट कर देंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट I1, ठीक है। पुट करते हैं, -3I1 माइनस I2 कितना है, -2/17 प्लस I हमारे पास कितना आ रहा है, 10/17 एम्पियर इज इक्वल टू 0। इट बिकम्स -3I1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस 4/17 प्लस 10/17, इट बिकम्स प्लस 12/17 is equal to 0. From this I1 becomes equal to 12/17, ठीक है। 3I1 ऐसे लिख सकते हैं, -3I1 is equal to -12/17, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। I1 becomes equal to 12/17 into 1/3, it becomes 4/17 एम्पियर। I1 हमारे पास कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I एंड I1। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, डिटरमिन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। अगर हम AB ब्रांच की बात करें तो AB ब्रांच में कितना करंट है, I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4/17 एम्पियर। तो फर्स्ट ब्रांच में कितना करंट हो गया, 4/17 एम्पियर। सेकेंड ब्रांच अगर हम BC की बात करें तो BC में कितना करंट है, I1 माइनस I2 हमारे पास है 4/17 माइनस I2 कितना है, -2/17। इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रांच में से हमारा करंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। नेक्स्ट इन दिस ब्रांच CD में हमारा कितना करंट है, I माइनस I1 प्लस I2। हम तीनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली हम हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, in a meter bridge the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A। अगर हम यहाँ पे मीटर ब्रिज कंसीडर करें, ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बैलेंस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड A। इट मीन्स L1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, L1 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर। When resistor Y is of 12.5 ohm, Y हमें गिवन है, it is 12.5 ohm। Determine the resistance of X. We have to find the value of X. Why are the connections between resistors in a wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? A पार्ट में हमसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। We have to find the value of this resistance X. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, by using meter bridge formula. According to balanced meter bridge, क्या कंडीशन होती है बैलेंसिंग की, X by L1 is equal to Y by 100 minus L1। ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड मीटर ब्रिज। नाउ वी हैव टू फाइंड the value of X from this relation. X becomes Y upon 100 minus L1 into L1. Now we have to put the values of all these terms. Y
y कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज 12.5 ओम अपॉन 100 माइनस L1, L1 is 39.5 सेंटीमीटर into L1, it is 39.5 centimeter. Now we have to solve this. It becomes 12.5 upon 100 minus 39.5, it becomes 60.5 into 39.5. Now to solve this, हम क्या करेंगे, ये डेसिमल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है. इट बिकम्स 125 अपॉन 605 इंटू 395 अपॉन 10. क्लियर. अब इसको 5 के टेबल पे हम कट करेंगे. 5 के टेबल पे जब हम इसे कट करेंगे इट बिकम्स 79. 605 को कट करेंगे इट बिकम्स 121. फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 125 इंटू 79 अपॉन 121 इंटू 0. अगेन इसको 5 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं. इधर हमारे पास आ जाएगा 25, 5 जाइज 125. 1210 को जब 5 से कट करेंगे इट बिकम्स 242. Now 25 into 79, it becomes 1975 upon 242. डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, x becomes 8.16. This is the value of x. It is equal to 8.16 ohm. Next, इसी क्वेश्चन में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर दी कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स. जो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं इन्हें हम थिक क्यों बनाते हैं? हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लेस होगा. हम यहाँ पे अगर कॉपर स्ट्रिप्स जो यूज करें इन्हें हम थिन बनाएंगे तो इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. अगर हम इन कॉपर स्ट्रिप्स को थिन बनाएंगे एरिया इनका लेस होगा. एरिया लेस होगा तो इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसके कारण फिर हमारे बैलेंस पॉइंट को ये रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगी. इसलिए हम यहाँ पे थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करेंगे ताकि इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए और हमारे जो ये रेजिस्टेंस हैं एक्स वाई इनकी वैल्यूज पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है. नेक्स्ट, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. अब लेट कर लो, पहले यहाँ पे हमारे पास x था, ठीक है. अब हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, y, और y की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे x ले रहे हैं. अब हमारी बैलेंसिंग लेंथ भी लेट कर लो चेंज हो गई, ठीक है. यहाँ पे अब हमारी बैलेंसिंग लेंथ है L2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इट इज 100 माइनस L2. क्लियर. यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y, ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y. अगेन हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज की कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. अब क्या कंडीशन बनेगी, y बाय L2, ठीक है. क्या बनेगी, y बाय L2 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L2. क्लियर, ये कंडीशन बनेगी. अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. y इट इज 12.5 अपॉन L2 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 8.16 अपॉन 100 माइनस L2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 1250. यहाँ पे डेसिमल हटा दिया मैंने, क्या बन जाएगा ये 1250 माइनस 12.5 L2 इज इक्वल टू 8.16 L2. ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी. इट बिकम्स 1250 इज इक्वल टू 12.5 प्लस 8.16 L2. इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे. 12.5
प्लस 8.16 इट इज इक्वल टू 20.66 L2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है L2। L2 को हम कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम्स 1250 अपॉन 20.66। डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इट बिकम्स 1250 इंटू 100 अपॉन 2066। 2 के टेबल पे इसको हम कट कर सकते हैं, इट बिकम्स 1033। 1250 को जब हम 2 के टेबल पे कट करेंगे, इट बिकम्स 625। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 इंटू 100 अपॉन 1033। फिर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 60.5 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 60.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, देखो पहले हमारी जो लेंथ थी L1, ये हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, इट इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर। और ये वाली लेंथ 100 माइनस L1, ये हमारे पास कितनी आ रही थी, 60.5 सेंटीमीटर। जब हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो L2 हमारे पास कितनी आ रही है, इट इज 60.5 सेंटीमीटर। 100 माइनस L2 क्या हो जाएगी, 39.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर ब्रिज के केस में जब हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ, जो ये नल पॉइंट वाली लेंथ है, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would galvanometer show any current? पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने यहाँ पे नल पॉइंट को ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे और इधर हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि जब हम ये इंटरचेंजिंग करेंगे तो क्या उस टाइम पे बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो, बैलेंस पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? नो, गैल्वेनोमीटर को जब हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे उस टाइम भी वो नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, उसमें से कोई भी करंट शो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अ स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोरेज बैटरी कंसीडर कर रहे हैं whose EMF is 8 volt and internal resistance is 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply। ठीक है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। इसके साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं whose resistance is 15.5 ohm। What is the terminal voltage of battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? हम हमारे सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं like this। इस तरह से हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल्स हम कंसीडर कर रहे हैं A एंड B। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें बैटरी कौन सी गिवन है, स्टोरेज बैटरी गिवन है। देखो, हम अगर इस तरह से सेल ड्रॉ करें, ठीक है, सेल में से हम करंट को इस तरह से ड्रॉ करवा रहे हैं, तो इस टाइम सेल क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर हम करंट को रिवर्स करवा दें इस तरह से, अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवा दें तो इस टाइम सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाएगी, जिसके कारण अब सेल के अंदर एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम स्टोरेज बैटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जिस बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है, जो रिचार्ज हो रही है,
उसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाने के लिए हमें एक और हाई वोल्टेज की बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हाई वोल्टेज की बैटरी है ये करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी, इन दिस डायरेक्शन। जो ये लेस वोल्टेज की बैटरी है, देखो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना, ठीक है। ये करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली जो बैटरी है ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी, बट जो ये वाली बैटरी है ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए जिस बैटरी को हमें चार्ज करना है उसका ईएमएफ हम लेस लेते हैं, और जिसकी हेल्प से हम किसी भी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं उसका ईएमएफ हम ग्रेटर लेते हैं, ठीक है। हियर E2 इज ग्रेटर देन E1 बिकॉज द इफेक्ट ऑफ E2 हमें शो होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस बैटरी के अंदर जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस केस में चार्ज इस बैटरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि करंट की डायरेक्शन हमने इस तरह से क्यों ड्रॉ की है हमारे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाली बैटरी है इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इस बैटरी का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नेट ईएमएफ हमारे सर्किट का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच मीन्स 120 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 112 वोल्ट। नेट ईएमएफ हमारे पास आ गया। Next, this resistor, this is the internal resistance of this cell which is 0.5 ohm, and this is the external resistance which is connected in series. Now these two resistances are connected in series combination with each other, so we can say that equivalent resistance of this circuit, equivalent रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट क्या होगा, सीरीज में हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0.5 प्लस 15.5 विच इज इक्वल टू 16 ओम, विच बिकम्स इक्वल टू 16 ओम। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ हमारे पास क्या है, इट इज 112 वोल्ट अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 16 ओम। क्लियर, हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 के टेबल पे इसको कट कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 28। अगेन इसको 4 के टेबल पे कट करेंगे, इट बिकम्स 7। करंट बिकम्स इक्वल टू 7 एम्पियर। क्लियर, करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 एम्पियर। नाउ टू फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ सेकेंड रूल। अब हम पाथ कैसा सिलेक्ट करें, यहाँ पे पाथ आपका ये वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पे ए टर्मिनल है और यहाँ पे हमारे पास बी टर्मिनल है। पाथ हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट पे लेट कर लो, वोल्टेज हमारी कितनी है, दैट इज VA। सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, जब हम सेल में हायर टू लोअर मूव करते हैं वो यूज नेगेटिव साइन। देन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस पाथ एंड करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगेन वी यूज नेगेटिव साइन हेयर, इट बिकम्स -0.5 into I
is equal to, what is the potential at terminal B? Let it is VB. Now I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, VA माइनस 8 माइनस 0.5 इंटू 7 is equal to VB. It becomes VA minus 8 minus 3.5 is equal to VB. VA माइनस VB, VA माइनस VB, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 प्लस 3.5 विच बिकम्स इक्वल टू 11.5 वोल्ट. क्लियर? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट. नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट. हमने ये सीरीज में रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट किया? इट इज कनेक्टेड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट. देखो, हम बहुत ज़्यादा हाई ईएमएफ की बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं. अगर हम इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जब करंट इस सेल में से, इस रेजिस्टेंस में से, इस सर्किट में से पास करेगा, उस टाइम पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसके कारण ये सेल हमारा डैमेज हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट वी कनेक्ट रेजिस्टर इन सीरीज विद द सेल. क्लियर? Now the question number 12 is, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? अगर आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स में याद हो तो पोटेंशियोमीटर की हमने एप्लीकेशन की थी, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. वहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2. हमने थ्योरी में डिस्कस किया था. पहले हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो सके. यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं, इसके साथ हम की को कनेक्ट कर रहे हैं. देन लाइक दिस हम इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर को ड्रॉ करते हैं. अब इस अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, टू सेल्स को कनेक्ट करना है. ठीक है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. फिर हमने इन्हें की हेल्प से एक दूसरे के साथ क्या किया था, कंबाइन किया था. ठीक है, लाइक दिस. फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर रहे हैं. लेट कर लो, पहले हमारा नल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फिर सेकंड नल पॉइंट हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है. तो ये वाली लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, यहाँ पे L2 होगी. नाउ पहले हमें ईएमएफ, फर्स्ट सेल की ईएमएफ हमें कितनी गिवन है, 1.25 वोल्ट विच गिव्स बैलेंसिंग लेंथ ऑफ L1 हमें कितनी गिवन है, 35 सेंटीमीटर. नाउ ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल वी हैव टू कैलकुलेट. If the cell is replaced by another cell, the balance point shifts to 63 centimeter. L2 हमें कितना गिवन है, 63. अब हम इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E2. E2 becomes equal to 1.25 into 63 upon 35. हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, जब यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे 100 से हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, फिर हम इसको 5 के टेबल पे कट करते हैं. ठीक है, 25 5 जा 125, यहाँ पे क्या आएगा 700. अगेन 5 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 140. नेक्स्ट फिर हम 63 को और 140 को 7 के टेबल पे कट करेंगे. 7 9 जा 63, 7 20 जा 140, 4 जा 20, 9/4 which is equal to 2.25 volt. The value of E2 becomes 2.25 volt. Next question number 13 is,
the number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is this. यहाँ पे हमें number density given है, that is number of electrons present per unit volume, which is equal to 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? वायर की लेंथ हमें कितनी गिवन है? It is 3 meter long to its other end. The area of cross section of wire is 2 into 10 raised to power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. We have to find the value of time here. कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से एक कंडक्टर है, ठीक है. हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया whose length is 3 meter and area of cross section is 2 into 10 raised to power, एरिया हमें गिवन है 2 into 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर. लेट कर लो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं विच इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर l. स्पीड क्या होगा? इट इज द ड्रिफ्ट speed of electron which is written as Vd. Now to find the value of Vd, Vd को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे. कौन सा रिलेशन? द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज I इज इक्वल टू NEA Vd. क्लियर? फ्रॉम दिस फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स I अपॉन NEA. करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 एम्पियर. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. इसको हम सोल्व करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, इट बिकम्स 300, ठीक है. इन दोनों की डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया अपॉन इट बिकम्स 85 इंटू 16 इंटू 2 इंटू, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है. जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है. माइनस 19 माइनस बिकम्स माइनस 25, 28 माइनस 25 बिकम्स 10 रेज टू पावर 3. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. इसको हम 5 के टेबल पे कट करेंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा? 60 और जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 70. नाउ 4 के टेबल पे इसको हम कट कर सकते हैं 60 अपॉन 16 को. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 4. 15 4 जा इज 60. अब फर्दर ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे. इट बिकम्स 15 अपॉन 17 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 विच बिकम्स इक्वल टू 17 8 जा इट इज 136. 15 अपॉन 136 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. जब हम 15 को 136 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स इक्वल टू 0.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. 0.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम. Time becomes equal to length of the wire is 3 meter upon drift velocity is 0.11 into 10 raised to power minus 3 meter per second. It becomes 300 upon 11 into 10 raised to power 3. 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे. It becomes equal to 27.27 into 10 raised to power 3 second. This is the answer of our question. या फिर हमारी एनसीईआरटी बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू 2.7
इंटू 10⁴ सेकेंड। क्लियर? आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।